जय हिंद भाई, सभी को राम राम। ठीक है, आज शुरू करते हैं हम अपनी ज्योमेट्री। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स के लिए। और एक बात क्लियर है, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको कंफर्म है कि नहीं आता। ठीक है, रट्टे मारने से कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, याद होना चाहिए, समझ लो एक बार, उसके बाद वो आपके बैक ऑफ माइंड में परमानेंटली रहेंगे सेव। ऐसा ऐसे इस तरीके से मतलब आपने करना है, ये नहीं कि आपने रट्टे मार लिए बुरी तरह से और आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। मतलब कोई चीज़ यदि याद की है तो उसको अप्लाई करना आना चाहिए आपको, कि अप्लाई कैसे करनी है मैथ में। ठीक है, तो ज्योमेट्री शुरू करेंगे। सबसे पहले एडवांस मैथ शुरू है आज हमारा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी डाउट आएंगे उनको कमेंट में लिख देना है। वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट में लिख देना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले पहले तो आप ओवरव्यू देख लो चैप्टर का, कि मतलब इसमें क्या क्या होना है। सबसे पहले तो एक एक चीज़ें बताई जाएंगी आपको कि भाई लाइन क्या होता है। जैसे मैं बताऊं सिंपल कि लाइन क्या है। लाइन भाई, ये सिंपल एक लाइन है, इसी को बोलते हैं लाइन। तो ये बनती कैसे है भाई? इसके लिए आपको क्या चाहिए? मिनिमम दो पॉइंट चाहिए, ये एक दो। इन दो पॉइंटों को मिलाओगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो ये मिनिमम दो पॉइंट चाहिए। मैक्सिमम मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं इस लाइन पे। ठीक है, तो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल। एंगल कैसे बनता है भाई? जैसे मैंने ये लिया, इससे मैंने एक चाप ऐसे ली, यहाँ पे मैंने रख के ऐसे काटा और ये एंगल बन गया। ठीक है, प्लेन। प्लेन का मतलब ये है, जैसे आप अपने फर्श को मान लो, घर वाले को जो फ्लोर है वो मान लो, वो है घर का फ्लोर। वो प्लेन हो गया, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो। हाइट नहीं होगी, लेकिन प्लेन में क्या होगी? हाइट नहीं होगी। तल लिख रखा है ना, देखो। ट्रायंगल। ट्रायंगल आप समझते हो कैसी भी हो सकती है। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये क्यों होता है? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक लाइन है, ये जो ए बी और सी, मैंने क्या किया, ए और सी लाइन को ऐसे लाके इस पे फ्लैट कर दिया। तो भाई ये जो एंगल था ये यहाँ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इस लाइन को मैंने इसके ऊपर सामने रखा और इसको यहाँ फैला दिया सामने। तो देखो अब तीनों एंगल जो थे वो फ्लैट हो गए। फ्लैट हो गए, तो फ्लैट लाइन बन गई है। भाई ये एक्चुअल में क्या थी? ये लाइन थी ऐसे ही, ये ऐसे एक लाइन थी, ये तीन लाइन ऐसे थी, तीन। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लाइन को यहाँ से उठा के ऐसे मोड़ के यहाँ से ऐसे उठाया और यहाँ ऐसे ले आया। मैं इसको, इस लाइन को यहाँ उठा के यहाँ रख दिया। ये वाली लाइन थी, इसको मैंने उठाया और यहाँ लाके इससे मिला दिया। ये इसका बेस था। तो ये एक ट्रायंगल बन गई। अब ये स्ट्रेट लाइन थी, तो इस स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। तो सम ऑफ ऑल एंगल कितने हो जाएंगे? 180। सभी एंगल्स का सम 180 इसलिए है, देखो, ट्रायंगल में। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। मैं मतलब छोटी छोटी बातें जो हैं बताता चलूंगा आपको, जब भी मेरे को कोई ठीक लगेगी। ट्रायंगल में हम सब कुछ पढ़ेंगे इस, आप टेंशन नहीं लेना 1% भी। सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक चीज ट्रायंगल में, कितने टाइप के ट्रायंगल, बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ साइड, सब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज कितने टाइप की होती हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिले वो क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम, बहुत हैं जो भी है। क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएंगे, मतलब जिसमें चार भुजाएं होंगी। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? जिसमें चार भुजाएं होंगी, वो कैसा भी शेप हो सकता है उसका। ठीक है, उसके बाद होता है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब चार से अब ज्यादा भुजाएं। पॉलीगन का एक्चुअल मीनिंग तो यही है कि उसकी भुजाएं है ना, दो से ज्यादा हों। ठीक है, बहुभुज होता है। बहुभुज मतलब एक से ज्यादा भुजा होंगी तो बहुभुज बोला जाता है। पॉलीगन इसलिए बोला गया है, एक से ज्यादा भुजाएं। तो पॉलीगन में लेकिन सब कुछ आ जाता है, ट्रायंगल भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, फिर इसमें और चीजें भी आ जाती हैं। जैसे पेंटागन, शेप अलग अलग फिर और हो गए, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, ये सब ये पॉलीगन्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल को हम पढ़ेंगे भाई, सर्कल कैसे होता है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, इसकी थ्योर में पढ़ेंगे हम बहुत। ठीक है, ये एक एक चीजें हम पढ़ते चलेंगे इनमें। ठीक, तो सर्कल का पता होना चाहिए आपको, कि भाई सर्कल में अब सिंपल सा एक सर्कल है, जैसे साइकिल का पहिया। तो जो बीच में जहाँ पे सभी उसकी जो स्पोक्स होती है, जो ताड़ियाँ होती हैं जो लगी हुई हैं, वो कहाँ से और लास्ट तक सब जो मिल रही हैं, तो इन सब की लंबाई बराबर होती होगी ना। बस वही मान लो, वो रेडियस ही है। ठीक है,
और एक ऐसे आके बिल्कुल सामने से ऐसे निकल जाती होगी ये, तो इस दोनों को जोड़ दूंगा तो वो डायमीटर होगी। ठीक है, मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा एक एक चीज़, जैसे ही कोई शेप आएगा उसको पहले बिल्कुल अच्छे से उसको शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट। अब बात पॉइंट क्या होता है, पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आपने एक पॉइंट रख दिया, पॉइंट का मतलब है कि एक सर्कल है पॉइंट, देखो पॉइंट की शेप एक सर्कल जैसी है पॉइंट की, बट क्या है, जीरो रेडियस, मतलब ना के बराबर रेडियस है उसकी, रेडियस है ही नहीं। अब रेडियस तो होगी तो जब खुला अंदर से कुछ होलो होगा तभी तो होगा, तभी तो रेडियस बनेगी, अदरवाइज तो उसकी रेडियस कैसे बनेगी। ये पॉइंट बना दिया मैंने, इस पॉइंट की क्या रेडियस है, अंदर उसमें स्पेस ही नहीं है, तो पॉइंट होता है सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, मतलब वर्थ है जो जिसकी रेडियस जीरो है। समझ में आई। ठीक है, फिर आया लाइन, लाइन भी बताया मैंने क्या होगा सॉरी लाइन है, जैसे मिनिमम दो पॉइंट होंगे उनको ज्वाइन करने वाली, दोनों को मिलाऊंगा तो एक लाइन बनेगी, और इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये लाइन बनती है इनसे ठीक है, मिनिमम दो और मैक्सिमम इनफाइनाइट। प्लेन मैंने बता दिया आपको, लेंथ और ब्रेड्थ होगी दोनों चीजें, बस हाइट नहीं होगी, थिकनेस नहीं होगी, बिल्कुल भी थिकनेस नहीं होगी, जैसे आपके घर का फर्श, नीचे वाला फ्लोर, ठीक है, ना कि पूरे घर को मैं बोल रहा हूँ, घर तो एक क्यूब या क्यूबॉइड के शेप का हो सकता है, बट जो अंदर का जो फ्लोर है उसका, या सामने कोई दीवार दिखेगी आपको तो उस दीवार की मोटाई नहीं देखनी, बस आपने वो फेस दिख जाए आपको, उसको देखना है, तो वो होता है प्लेन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं टाइप ऑफ लाइन। टाइप ऑफ लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस समझो क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होंगी, दो लाइनें ऐसी होंगी जो ऐसे होती हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की खासियत क्या है कि इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो भाई ये भी होगी इनके बीच की, ये इक्वल नहीं होती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो होगी क्या, हमेशा इक्वल होगी, तो ही क्या होगी लाइन, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये इक्वल होती है। तो पैरेलल लाइन की खासियत यही है कि इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी भी लाइनें खींच लो आप, परपेंडिकुलर लाइनें कितनी भी खींच लो, उन सब की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये पहचान है पैरेलल लाइंस की कि उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की, वो हर पॉइंट पे इक्वल होती है। ठीक, ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स मतलब पैरेलल ना हो कि वो कहीं आगे जाके मिलेंगी, जैसे ये लाइन है, ये आगे जाके कहीं मिल जाए, तो ये ना भी मिल रही है तो ये ट्रांसवर्स लाइन है जो पैरेलल नहीं है, लेकिन उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे चेंज होगी, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिस्टेंस होगी, और इन फ्यूचर वो आगे जाके मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, मतलब नहीं मिल सकती का मतलब ये कह रहा हूँ कि यहाँ ये खत्म है, यदि लाइनें यहीं रोक दी तो नहीं मिली, लेकिन इनको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं फर्दर तो ये आगे जाके जरूर कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती है। ठीक है, कट करती है, समझ जाओ आप। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, वही बात, जो ट्रांसवर्स लाइंस हैं वो आगे जाके एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये वो पॉइंट है जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग, एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं काटे उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है परपेंडिकुलर लाइन, भाई एक लाइन दूसरी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए, ये होती है परपेंडिकुलर लाइन, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एंगल को किसी एंगल से देख लो, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली दिखाया, इसको वर्टिकली करके देखोगे तो आपको समझ में अलग आएगा। ठीक है ट्रांसवर्स लाइन है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को काटेंगे भाई, ये काट रही है ना, ट्रांसवर्स लाइन का मतलब वो है, वो लाइन है जो एक दूसरे को काटेंगी, तो काट दिया इन्होंने, और काट दिया तो ये 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री पे यदि दो ट्रांसवर्स लाइन एक दूसरे को काट देती है वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। समझ में आई बात। चलो उससे आगे चलते हैं, कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड लाइन का मतलब आप, दो चीजें हैं यहाँ, एक कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइन और एक कॉन्करेंट लाइन। कोइंसाइड लाइन का मतलब ये है जैसे ये एक लाइन है, इसी के ऊपर से एक और लाइन निकल जाए, कोइंसाइड करिए इसको, ठीक है, इसके ऊपर से ही निकल जाए, बिल्कुल इसके ऊपर से ही, तो ये कोइंसाइड लाइन होगी। ठीक, उसके बाद आता है कॉन्करेंट लाइन।
कॉन्करेंट लाइन वो है कि एक पॉइंट से एक से ज्यादा लाइनें निकल गई, ये कॉन्करेंट लाइन है, ये एक ही पॉइंट से निकली हैं सारी रेखाएं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। अब आप, मैं ये इतनी चीजें बताई हैं आपको, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी याद रखनी है, ये टर्म्स याद रखनी है, इसलिए याद रखनी है कि कहीं कहीं ये क्वेश्चन में आ जाएगी, तो इनको हिंदी और इंग्लिश में आप अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक। इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा मैं, इसलिए नहीं कर रहा कि जैसे जैसे ये आगे आएंगी आपको मैं बताता चलूंगा और आप सीख भी जाओगे, बट यदि पहले इनको एक बार इनसे फेमिलियर हो जाओगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक। चलो अब आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। ये तो वही बात होगी जो हमने पढ़ी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, उनको ज्वाइन करने से लाइन बनती है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइन इज ऑलवेज ए पॉइंट। आप समझ रहे हो, दो लाइन यदि कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे काटेंगे तो एक पॉइंट बनाएंगे वो, ठीक है। ठीक है, तीसरा है थ्रो ए सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर, हाँ हाँ वही तो, ये क्या थी, कॉन्करेंट लाइन थी, इनफाइनाइट लाइन ने निकल गई इस पॉइंट से, क्या दिक्कत है। उसके बाद ओनली वन यूनिक लाइन कैन पास थ्रू एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट, समझ गया, आप समझो, ये दो पर्टिकुलर पॉइंट है, केवल एक ही लाइन निकल सकती है, यहाँ से दो नहीं निकल सकती। ये डायरेक्ट मतलब कई बार क्या होता है, ऑप्शन में ऐसे देख के क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। फिर कहता है कि व्हेन मोर देन टू पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। अब देखो, कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर जाएं, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, मतलब एक सीधी लाइन के ऊपर तीन पॉइंट आगे, चार पॉइंट आगे, ये जितने पॉइंट है सब कोलिनियर, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट वो होंगे जैसे ये दो, ये तीन आगे, ये तो तीन आगे, एक ये अलग रह गया, ये कोलिनियर नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। फिर वो तीनों की पूछे एक दो तीन, तो कोलिनियर है नहीं है भाई, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई। तो ये बेसिक था मैथ का, और इसमें सिर्फ लाइन के बारे में था आपको कि लाइनें कैसी कैसी होती हैं, तो आपको इसमें सबसे मेन तो बात रखनी है, पैरेलल लाइन को ध्यान रखना है कि भाई पैरेलल लाइन क्या होती है। वो लाइनें जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल होती है, क्लियर बात होगी। उसके बाद ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, वो लाइनें जो पैरेलल नहीं होती और उनके बीच की डिस्टेंस कहीं ना कहीं आगे जाके डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है, और वो आगे इन फ्यूचर आगे जाके कहीं एक पॉइंट पे जाके ज्वाइन करती है, मीट करती है, ठीक। ये कुछ बेसिक बात थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम आप थेल्स थ्योरम बोल लो, इसको बाद में कराऊंगा, अभी नीड नहीं है, जब सिमिलरिटी करेंगे ना तब करवाऊंगा ये। बस इसमें कहता कुछ नहीं, इसमें है ये कि यदि कोई लाइन, दो लाइन परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स लाइन, ये जैसे इसने दो ट्रांसवर्स लाइन खींच दी, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये ई, एफ, जी और एच, तो वो कहता है कि जैसे तीन लाइन मान लियो आपने, छोड़ो ना डायग्राम में देख लो। ये डायग्राम में एक पॉइंट, दो पॉइंट, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पे ए डी बी ई और सी एफ ये तीनों क्या है, पैरेलल है, लेकिन ए सी और डी एफ ये पैरेलल नहीं है, ये ट्रांसवर्स लाइन, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं तो काटा है। तो अब जो थेल्स थ्योरम बोलती है वो बोलती है कि ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, ये हो गई थेल्स थ्योरम बोलती है। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे सिमिलरिटी में जाओगे जब, ये आगे जाके ऐसे ज्वाइन करेगी आगे जाके, और फिर ये दो ट्रायंगल बनेंगी, उससे सिमिलरिटी थ्योरम से ये प्रूव होगा। ये पता नहीं स्लाइड में कैसे आ गया, ठीक है, मैं इसको करवाऊंगा, आपको आगे करवाएंगे, अभी इसकी नीड नहीं है, अभी थेल्स थ्योरम तो बहुत दूर है, अभी यदि पागल हो जाओगे, अभी तुम बिल्कुल बेसिक समझ लो, ठीक। आ जाओ, टाइप ऑफ एंगल इन ज्योमेट्री, कितने टाइप के एंगल होते हैं। अब जितने टाइप के एंगल है ना भाई, उतने टाइप की ट्रायंगल बनती हैं, आप समझो, मैं समझाता हूँ आपको। पहला एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब क्यूट सा है, छोटा, ठीक है, तो छोटा, जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा और जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है, वो एक्यूट एंगल होता है। समझ के देख रहे हो 90 कहाँ बनता है, यहाँ पे जाके 90 बनता है ये,
तो ये 90 से छोटा है ये एंगल, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। दूसरा जो एंगल है वो है राइट एंगल। राइट एंगल ये बन गया अगले, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का। फिर है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जो 90 से बड़ा होगा, मतलब 90 यहाँ कहीं जाके बनेगा भाई, और ये 90 है और ये 90 से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर है स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जैसे मैंने ऊपर ट्रायंगल बना के दिखाई थी ना, वो 180 डिग्री ये स्ट्रेट एंगल होता है। और जब ये पूरा एंगल ऐसे एक बार और घूम जाए तो ये देखो कितना है, ये 360 डिग्री। 180 को 2 बार, ऊपर 180 नीचे 180, कितना हो गया 360। ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वही है, मतलब 360 में से यदि जो भी एंगल है उसको घटा दो आप, ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, 360 में से घटा दो, वो आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। चलिए आगे, अब ये है, इस पे क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो याद करने का तरीका सिर्फ ये है, सी पहले आता है तो 90 वाला है, एस बाद में आता है अल्फाबेट में तो 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो है कि एक ऐसा एंगल है जो किसी अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ मिलके, मतलब एक एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलके 90 डिग्री बना देंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री है कि एक एंगल अपने, जैसे इसमें थीटा प्लस फाई लिया है, मिलके क्या बना देंगे 180। अब मैं एक बात यहाँ समझा देता हूँ आपको। मान लो कोई एंगल है अल्फा, तो उसका अब कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा ने मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये कंप्लीट कर देगा इसको, अल्फा और बीटा ने मिलकर बनाया है 90 डिग्री। तो मैं कह रहा हूँ यदि वो मेरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो मैं क्या निकालूंगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री ये है तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस अल्फा, समझ लेना यार। यदि पेपर में उसने दिया है कि एक एंगल दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो तो आप निकाल दो, वो कह रहा है कि एक एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है तो वह एंगल निकाल दो। कॉम्प्लीमेंट्री दिया मतलब बीटा दे रखा है, तो वो पूछ रहा है अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अरे बस कुछ नहीं, ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, समझ में आई। ऐसे ही सेम यहाँ है, थीटा पूछे तो 180 माइनस फाइव, और फाइव पूछे तो 180 माइनस थीटा। ये चीजें इतनी बेसिक्स हैं और ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इन पे सवाल आएंगे। अभी हम करते हैं कुछ सवाल जो आपको डेली रूटीन में करने चाहिए, इसी पे बेस करेंगे, ठीक है। चलो, उससे सवाल करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले आपको एंगलों के बारे में समझा देता हूँ, कितने टाइप के एंगल होते हैं। देखो, एंगल के लगभग 6 या 7 टाइप है, तो आपको ये कंफर्म होने चाहिए, ये समझ लो कि आपकी ज्योमेट्री का बहुत बड़ा पार्ट ये है कि ये आपने 6-7 एंगल समझ लिए ना, और ये दिखने लग गए आपको, तो आपका ज्योमेट्री का बहुत बड़ा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला कहता है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं, वो जो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो एंगल। समझ गए, जैसे स्ट्रेट लाइन ये है ना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, किस किस एंगल ने मिलकर बना दिया ये 1 और 2, तो लीनियर पेयर एंगल कौन से होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये एंगल का साइन है, इसको एंगल से का साइन बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं एंगल को, एंगल 60 डिग्री, कुछ भी, एंगल अल्फा, कुछ भी। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या है लीनियर पेयर। ऐसे ही कोई और भी है सर हैं, 4 और 3 बोलोगे आप, और भी कोई सर हैं, ये नहीं दिख रहे आपको 2 और 3, सी डी भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर, फिर तो 1 और 4 भी है, हाँ बिल्कुल, ये है लीनियर पेयर। तो नीचे वाले में आप कमेंट करके बताना, नीचे वाले में कौन कौन से लीनियर पेयर एंगल है, कमेंट करो अभी, अभी कमेंट करो कि नीचे वाले में, पॉज करके कमेंट करो कि नीचे वाले में कौन कौन से लीनियर पेयर एंगल है, ठीक। चलिए, अब आ गया जो लीनियर पेयर एंगल हो गया, ठीक है।
ओके, अब इसी में मैं थोड़ा बता देता हूँ, आगे चलते रहेंगे हम। आ जाओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट मतलब एक उनके सिर आपस में जुड़े हुए हैं। इस एंगल का सिर ये यहाँ जुड़ रहा है, इस एंगल का सिर, चार का सिर यहाँ जुड़ रहा है, दोनों के सिर आपस में मिले हुए हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, 4 और 2। और कौन कौन से हैं? 1 और 3, इनके भी सिर मिल रहे हैं भाई। देखो ये एंगल ये है, ये एंगल ये, सिर मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। नीचे वाले कौन कौन से? सर 8 और 6, और सर 5 और 7, इनके भी सिर मिल रहे हैं। तो ये होते हैं। अब मैं ये समझो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ये हमेशा। 4 एंगल 4 इजकल टू एंगल 2, एंगल 1 इजकल टू एंगल 3, एंगल 5 इजकल टू एंगल 7, एंगल 6 इजकल टू एंगल 8। ये सब इक्वल है। क्यों है? यही सीखते चलना क्यों है। देखो क्यों है, तो इसका जवाब तो मैं कह दूँ, आपको पता ही है। 1 और 2 का सम कितना है? 180। आप बोलोगे सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर बताओ भाई एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना है? ये स्ट्रेट लाइन देखो, ये ए बी थी, ये सी डी है, तो सी डी स्ट्रेट लाइन में 1 प्लस एंगल 4 कितना हो गया? ये भी 180 हो गया। भाई ये दोनों इक्वल है, तो ये जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4। 1 से 1 कट गया भाई, ये यहाँ आके माइनस होगा तब भी कट जाएगा। एंगल 2 इजकल टू एंगल 4 आ गया। लिख लो कहीं भी इस चीज को। क्लियर? और इन एंगल को बोला जाता है अल्टरनेट एंगल। अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, कहीं क्वेश्चन करूंगा जब कि भाई ये एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हैं, अल्टरनेट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये यूज करूंगा मैं, और फिर तुम्हारी बुद्धि खराब होगी कि सर ये कैसे कर दिया। तो अभी इसको यही समझ के चलना है। वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ में आ गए? 2 और 4 वर्टिकल अपोजिट है, 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट है, 6 और 8 वर्टिकल अपोजिट है, 5 और 7 वर्टिकल अपोजिट है। और आगे आ जाओ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जो एक दूसरे को कोरस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मतलब ये एंगल 6 है, ये एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आपको, सॉरी 6 है वो एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 6 एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 6 के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये पैरेलल लाइन के, ये ए बी सी डी ई एफ। एक चीज देखो, ए बी एक पैरेलल लाइन है और उसको ई एफ ट्रांसवर्स लाइन है, काट रही है कहाँ पे? ओ पे काट दिया मान लो, और ये हो गया ओ डैश पे काट दिया। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, इस ए बी लाइन के ऊपर एक एंगल बनाया इस लाइन ने, क्या बनाया? 2। ठीक, सेम एंगल बनाया सी डी के ऊपर 6, तो ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अब आप जिद पकड़ जाओ कि सर नहीं हमें तो बताओ बिल्कुल, ये ऐसे कैसे कर दिया आप। ठीक है भाई, मैं बता देता हूँ कैसे हूँ। मैंने एक ये लाइन खींच दी, ये जी और एच बोल दिया मैंने। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ओ एच जी ओ डैश, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है इस पे, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलरली, पैरेलल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर तो दोनों साइड होंगे। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ओ एच जी ओ डैश, ठीक है, ये एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा? आप बोलोगे सर 360 डिग्री, मतलब ये एंगल ये कितने हैं? 180 है सर, बिल्कुल बढ़िया। तो भाई एंगल 6 और एंगल 3 का सम कितना आ जाएगा? एंगल 6 प्लस एंगल 3, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम बताना मेरे को कितना है? सर ये भी 180 है। क्यों? ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है, ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एंगल बन रहे हैं 2 और 3। तो भाई इससे और इससे यदि राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगी, तो मतलब एंगल 6 प्लस एंगल 3 ये इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, देखो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया
एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। हाँ सर, ये तो निकल के आ गया बिल्कुल। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब संगत कोण। समझ में आया आपको? संगत, एक जैसी संगत है। देखो, ये भी इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल लाइन के ऊपर बैठा है और ये भी उसके ऊपर ही बैठा है। फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे कौन से होते हैं? 3 7 के बराबर है। देखो यहाँ मैं सारे दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कह रहा है एंगल 1, अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप खुद भी लिख सकते हो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों होंगे? अरे उल्टी कर लेना ना, उल्टा कर लो इसको, इसको डायग्राम को उल्टा करके देखोगे तो फिर ऐसे ही दिखेंगे आपको जैसे ये दिखे। तो ये सारे क्या हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया? क्लियर बात है? चलिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने बता दिया है कैसे ये डेरिवेशन निकल के आया है। ठीक है, ओके। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर हो गई। अब आ जाओ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट होते हैं जो, मतलब एक इस साइड एक उस साइड, पैरेलल लाइन के एक इस साइड और एक इस साइड। मतलब ये दो टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में होंगे, और दो एक्सटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के बाहर होंगे। तो अल्टरनेट एंगल दो टाइप के हैं। देखो, एक 2 है और 8 है, ये भी अल्टरनेट है, ये एक्सटीरियर है। 6 और 4 है, ये इंटीरियर है। 1 और 7 एक्सटीरियर है, 5 और 3 इंटीरियर है। तो अल्टरनेट एंगल वो होते हैं जैसे दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्स लाइन ने खींचा, तो ये एंगल जो है ना, ये इसके इक्वल है। ये अल्टरनेट एंगल है। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं अल्टरनेट। और अल्टरनेट ये इंटीरियर है। तो सेम भाई, ये भी हो सकता है, ये एंगल इसके बिल्कुल यही है, अल्टरनेट है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर एक्सटीरियर कौन से होंगे सर? तो एक्सटीरियर भाई ये इसका इसके साथ इक्वल है, ये वाला इसका इसके इक्वल है। ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ये होते क्यों है इक्वल? बिना तो आप ये तो जान छोड़ोगे नहीं मेरी जब तक ये पता नहीं लगेगा। चलो समझते हैं भाई। एंगल 6 और एंगल 3 180 डिग्री। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है कि जैसे मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींची तो ये 90, ये 90 और ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ओ, ओडेस ओ और ए बी। तो सर 6 और 3 का सम कितना आ गया? ठीक है, 6 और 3 180 डिग्री होगा। ठीक है, जब 6 और 3 180 है तो आपको पता होगा एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये भी 180 डिग्री। हाँ सर, ये भी 180 डिग्री। तो भाई जब राइट हैंड साइड इक्वल है 180, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल 6 प्लस एंगल 3 ये इक्वल होंगे एंगल 4 प्लस एंगल 3। 3 से 3 कटा, देखो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। और यही क्या है? अल्टरनेट एंगल। इसी को अल्टरनेट इंटीरियर को अल्टरनेट एक्सटीरियर के साथ यदि मेरे को मैचअप करना हो, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो है 6 2 के इक्वल है। देखो 6 4 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, 6 8 के इक्वल है, तो 8 2 के इक्वल है। 8 2 के इक्वल आ गया अपने आप। ऐसे ही 1 3 के इक्वल है। ठीक है, 3 5 के इक्वल है, 5 7 के इक्वल है, तो 1 7 के इक्वल हो गया। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो जैसे मैंने ये इंटीरियर एंगल शो किए हैं, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल भी आपके हो जाएंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर में 2 8 के इक्वल, 1 7 के इक्वल। ठीक है, सेम सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं 3 की जगह यदि मैं 4 की जगह यदि मैं 2 रख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़े ना है। भाई मेरा निकल के आ गया एंगल 6 इजिकल टू एंगल 4, और मैं एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है दोनों। तो मैं 4 की जगह 2 भी रख सकता हूँ, एंगल 6 इजिकल टू एंगल 2। ये क्या आ गया? ये भी इक्वल हो गया। आप बोलोगे सर ये, हाँ भाई ये इक्वल है। और मैं एंगल 6 की जगह एंगल 8 लिख सकता हूँ, एंगल 8 इजिकल टू एंगल 2। हाँ, ये भी लिख सकते हो। तो एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल हो गया ना। यही है बट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? अब आपको सभी एंगल का पता लग गया है कि एंगल क्या होते हैं, एंगल का कैसे होता है, और क्या क्या इनके नाम है। सबके नाम पता लग गए होंगे। कोई एक आधा और बचा होगा, वो और बता देता हूँ। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब वो है कि जो उसके साथ लगा हुआ एंगल है। जैसे 2 के साथ एडजेसेंट एंगल 3 भी है और 1 भी है। 2 के साथ जुड़े हुए हैं ना, 1 भी और 3 भी।
तो ये एडजेसेंट एंगल है। 3 के साथ 4 भी जुड़ रहा है, 2 भी जुड़ रहा है, 4 के साथ 1 जुड़ रहा है, 3 भी जुड़ रहा है, ऐसे 6 के साथ 5 भी जुड़ रहा है और 7 भी। तो एडजेसेंट एंगल 6 के कौन कौन से, 5 और 7, ये एडजेसेंट मतलब देखो ना, संलग्न कौन बोलता है, उसके लगे हुए कौन। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया है आज क्या, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, और बेसिक मैंने एंगल, एंगल के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म है पेपर में, एंगल पे क्वेश्चन दिखेगा आपको। ठीक है, डेली एक क्वेश्चन की सीरीज हमने शुरू की है मैंने, उसमें एक क्वेश्चन मैं डेली डालूंगा। आप लोगों ने जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तुम्हारा तो काम ये है कि तुम अपने एक पेज पे उसकी फोटो से उसका एक्सप्लेन करोगे और उसको मेरी वीडियो पे डालोगे, कमेंट, उसको कमेंट करोगे कि सर ये आंसर है। जिससे नहीं आएगा वो लिखेगा सर नहीं हुआ। ये डेली का काम है। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं भाई, तुमसे भी रिक्वेस्ट है कि वो एक क्वेश्चन जरूर करना डेली। उसमें क्या होगा, जितना आपने पढ़ा है ना वो रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग, आपकी दिमाग की कुश्ती सी चलेगी। अब हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन है कि जब हम मैथ की कोई क्वेश्चन देखते हैं ना तो मन करता है यार सोल्व करें, आदत होगी, छोड़ा नहीं जाता कोई क्वेश्चन देखने के बाद, ये होता है कि इसको सोल्व करें। ठीक है, तो कल मिलते हैं और कल क्वेश्चन करेंगे हम, इसी जो चीज आज की है इसके ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।